तो देखो ट्रांसफार्मर इट इज अ डिवाइस which converts low potential into high potential, या मैं कहूं वोल्टेज। लो वोल्टेज को ये किस में कन्वर्ट करता है, लो को हाई में, एंड वाइस वर्सा, यानी लो वोल्टेज को किसमें कर दिया, हाई वोल्टेज में, और उसका वाइस वर्सा क्या हो गया, ये हाई वोल्टेज को इसमें कन्वर्ट कर दिया लो वोल्टेज। तो एक ट्रांसफार्मर ड्यूअल नेचर बिहेव कर रहा है हमारे साथ, क्या कर रहा है, ड्यूअल नेचर कर रहा है, ठीक है। अब देखो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर को मैं बोलता हूं स्टेप अप, और जो लो हाई से लो करता है उसको मैं बोलता हूं स्टेप डाउन। There are two types of transformer. One is step up in which low voltage is converted into high voltage, ठीक है, और स्टेप डाउन एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें हाई वोल्टेज कन्वर्ट होती है इसमें लो वोल्टेज, ठीक है। अब देखो इसका बेसिक प्रिंसिपल, क्या बेसिक प्रिंसिपल, it works on principle of mutual induction। किस पे काम करता है ये, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हाँ, म्यूचुअल construction are laminated copper or iron coils, copper or फिर iron coils are adjusted as shown in figure। That no current is loose। मतलब उनको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, लेमिनेटेड है, इनके ऊपर हल्का प्लास्टिक लगा दिया गया कि इस जो फर्स्ट कॉइल है इसके अंदर से जो करंट जा रहा है उसका दूसरे करंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर से करंट जाता है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। बाय चांस इसने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, इसने यहाँ पर, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, तो ये आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे या अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो हमने इसलिए इनके ऊपर क्या लगा दिया, लेमिनेशन कर दिया प्लास्टिक का, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ना हो, ठीक है। जल्दी करो, is used the primary coils are wounded along a portion, and secondary coils along opposite portion, along opposite portion, ठीक है। यानी
these are secondary coils, ठीक है, and this is soft iron core, soft iron core. अब देखो मैंने यहां पर एसी करंट प्रोवाइड किया, एसी करंट प्रोवाइड किया, तो करंट यहां से इंड्यूस होगा, तो यहां पर क्या इंड्यूस होगा बेटा, फ्लक्स, क्या इंड्यूस होगा, फ्लक्स। फ्लक्स क्यों इंड्यूस होगा, क्योंकि एसी करंट प्रोवाइड किया है जो अपनी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी पीरियडिकली क्या कर रहा है, चेंज, और चेंज इन करंट और चेंज इन डायरेक्शन या चेंज इन एरिया से क्या इंड्यूस होता है, फ्लक्स, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है क्या ये यूनिफॉर्म फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, नहीं, ये हो रहा है चेंज इन फ्लक्स, जिसको मैं क्या लिखूंगा, d∅dt, ठीक है। अगर एक कॉइल में d∅dt हो रहा है, तो अगर बाय चांस इस कॉइल में n टर्न्स है तो मैं इसको लिख सकता हूं नंबर ऑफ द टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू d∅dt। एक नंबर ऑफ द कॉइल में अगर d∅dt का फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, तो अगर 10 टर्न्स है तो कितना होगा, 10 इंटू नंबर ऑफ द d∅dt, ठीक। अब जितना फ्लक्स यहाँ इंड्यूस होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, उतना ही क्या होगा यहाँ पर होगा, तो इनकी टर्न्स का नाम मैंने क्या रख दिया, ns। फ्लक्स कितना इंड्यूस होगा यहाँ पे, उतना ही होगा, लेकिन फ्लक्स इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जाना शुरू कर देगा। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड है, इसकी क्या है, डाउनवर्ड है। तो ये यहाँ जो फ्लक्स इंड्यूस होगा ये इसको अपोज करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट में, ये तो ऑलरेडी अपोजिट होगा इसके, और ये इसको करेगा, ये भी क्या होगा इसके ऑलरेडी। सर इसके ऊपर थोड़े से प्लास्टिक की कोटिंग है, हाँ वो अंदर से जा रहा है ना फ्लक्स इंड्यूस होके, वायर के कॉपर कॉइल्स के अंदर से जा रहा है फ्लक्स, क्योंकि मैंने इनको लैमिनेटेड कोर में रखा, कोर है ये अंदर से सोलेनोइड की टाइप में अंदर अंदर जा रहा है, बाहर लॉस नहीं होने देगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई जितना ईएमएफ यहाँ इंड्यूस होगा उतना ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, है ना। तो बाय चांस E in primary coil is equal to A in secondary coils। अगर ऐसा होता है नंबर ऑफ द करंट, जितना मैंने इनपुट दिया उतना ही मुझे आउटपुट मिला, तो वो क्या बन गया मेरा, एक आइडियल ट्रांसफार्मर, वो क्या बन गया, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर क्या करता हूं मैं, इसकी वैल्यूज को प्लेस करता हूं, ठीक है। EP is equal to NP into d∅dt, this is EP। ES कितना हो जाएगा, NS into d∅dt, ठीक है। मैं क्या कर देता हूं, इनको डिवाइड कर दूं, रेशियो निकाल लिया, तो d∅ से d∅dt निकल गया, और मेरे पास एक रिलेशन आ गया, EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS, ठीक है। मेरे पास एक रिलेशन आ गया EP अपॉन ES, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्राइमरी कॉइल्स इज इक्वल टू अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ द कॉइल्स इन सेकेंडरी कॉइल। टोटली डिपेंड किसके ऊपर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नंबर ऑफ द टर्न्स के, क्योंकि फ्लक्स तो दोनों में क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है, सेम है ना। अब देखो अगर मैं E रेशियो ऑफ मैग्नेटिक EMF इज स्टेट एज K, इसको मैं क्या लिख देता हूं, K इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी कितना उसने करंट को ट्रांसफॉर्म किया, इस रेशियो को यानी K से डिनोट करता हूं, और ये K किसके इक्वल है बेटा, EP अपॉन ES,
तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ये क्या है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब इस के केसेस बनाते हैं। ठीक है, लिख लिया बेटा, केस 1 लगाते हैं। केस 1, इफ k इज इक्वल टू 1, अगर k की वैल्यू क्या हो जाए 1, k की वैल्यू 1 कब हो सकती है? जब नंबर ऑफ द टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ द टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तभी 1 हो सकती है। और जब नंबर ऑफ द टर्न्स दोनों में सेम है, फ्लक्स सेम है, तो ईएमएफ भी क्या है? सेम। तो इट इज फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर जब इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो जाए? सेम। इनपुट का ईएमएफ इज इक्वल टू इनपुट का ईएमएफ इज इक्वल टू आउटपुट का ईएमएफ। ठीक है, केस 2, इफ k इज ग्रेटर देन 1, k की वैल्यू 1 से कब ग्रेटर हो सकती है? जब ns की वैल्यू छोटी हो या np की वैल्यू छोटी हो? ns की वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर np की वैल्यू ns से ज्यादा हो गई तो 0 1 से क्या आएगा? वो कुछ ना कुछ कम आएगा। तो इट मींस k अगर ग्रेटर देन 1 से आएगा तो वो एक ही केस में आएगा, व्हेन नंबर ऑफ द टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ द टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो इसको मैं फिर से बना रहा हूं, ये मैंने ट्रांसफार्मर की क्लियरली, number of the coils, number of the turns in primary coil is greater than number of the turns in secondary coil। तो जैसी बात है, यहाँ क्या जा रहा है? हाई वोल्टेज। यहाँ क्या मिल रहा है मुझे? लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वाली कंडीशन किसके लिए बनी मेरी? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये वाली किसके लिए बनी बेटा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब आ जाते हैं केस 3। केस 3, इफ k इज स्मॉलर देन 1, k की वैल्यू 1 से स्मॉलर कब होगी? व्हेन number of the turns in primary coil is smaller than number of the turns in secondary coil। यानी इसका क्या हो जाए? उल्टा। This is secondary coils and this is primary coils। तो क्या होगा? लो वोल्टेज से किस में कन्वर्ट हुआ? वो हाई वोल्टेज में। तो ये कंडीशन किसके लिए है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्या होगा ये? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, लिख लिया? अब देखो, इसी को कंटिन्यू करते हैं। जब हमें 3 चीजें पता चली, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब भी मैं कुछ इन्वेंट करता हूं तो मैं बात करता हूं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी को मैं डिनोट करता हूं ऐसे। ये क्या होता है? आउटपुट पावर जो मैंने प्रोवाइड की डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है VI। मैंने V की जगह प्लेस किया IR, तो मेरे पास स्केयर का क्या बन गया? P इज इक्वल टू I स्केयर R लिख सकता हूं। अब देखो, आउटपुट की पावर अपॉन में इनपुट की पावर, इन दोनों में मेरे पास एक फैक्टर आया, क्या? रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस कैसे आया? मैं चाहे आयरन ले लूं, चाहे कॉपर ले लूं, चाहे मैं दुनिया में कोई भी कंडक्टर ले लूं, उसके अंदर उसकी एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। तो इनके अंदर भी क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। और रेजिस्टेंस होगा तो वो पावर को क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो डिक्रीज करेगा। इसी फैक्टर की वजह से हमें लाइफ में आज तक कभी भी कोई आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं मिला है। व्हेन
इट्स एफिशिएंसी इज अराउंड 100%। कभी भी हमें, ये सिर्फ बुक्स में है, ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 100%। 100% क्या होगी जब इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो जाए सेम। लेकिन इनपुट मैंने जो प्रोवाइड किया, आउटपुट उससे हमेशा क्या मिला मुझे, कम, है ना। आउटपुट क्या मिला है, कम। तो इसका मतलब कहेंगे सर फिर इनपुट ज्यादा और आउटपुट कम, तो इसका मतलब हमें सिर्फ दो ही, एक ही मिलता है, स्टेप डाउन, है ना। लेकिन ये वाइस वर्सा भी है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वाइस वर्सा भी करता। जब इनपुट हाई वोल्टेज दे दिया तो ऑब्वियसली लो वोल्टेज कर देगा, और इनपुट हाई दे दिया तो ऑब्वियसली उसको फिर से क्या कर देगा, लो। ठीक है, तो हमें एक आइडियल ट्रांसफार्मर अभी तक मिला। मैक्सिमम एफिशिएंट ट्रांसफार्मर जो हमें अभी तक मिला है उसकी एफिशिएंसी है 60%। नोट डाउन कर लेना इसको एमसीक्यूज में। ठीक है, मैक्सिमम जो ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है वो है 60%। सर 40% हीटिंग में चला जाता है। हाँ, हीटिंग में क्यों, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला आता है H/I²RT, ये हीट इफेक्ट ही तो है फॉर टाइम पीरियड जब सॉल्ट है। ठीक, अब आ जाते हैं लॉस ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस है हमारे पास। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। सबसे पहला आयरन कॉपर लॉस, क्यों, ड्यू टू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, दूसरा लॉस क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस। करवाया मैंने हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, तीन हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, तीन टाइप के, डाया, पैरा एंड फेरो। अगर मैं इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी लेता हूं तो भी हमें पता है कि उसके अंदर एक बार वो मैग्नेटाइज हो गया तो वो लाइफ टाइम क्या रहता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉपर्टी रह जाती है, इसकी मैग्नेटाइजेशन पर। मैग्नेटाइजेशन है तो फ्लक्स को क्या करता है, वो अपोज करता। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फ्लक्स को अपोज करेगा। थर्ड आ जाता है हीट लॉस। ये तो है, क्यों, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा हीटिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, I/R/T। और ये तो हम जानते हैं पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम इज स्टेट दैट हीट इज इंड्यूस्ड। हीट बनी है तो हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर एक फोर्थ और हो जाता है वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल लॉस। देखो क्या होता है, ये वाइब्रेशंस आती कैसे हैं, ये आती है ड्यू टू एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होते हैं, बल्क में प्रोड्यूस होते हैं वायर के अंदर, वो खुद का एक सेल्फ इंडक्टेंस बना लेते हैं, और वो सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है, -LdI/dt होता है, वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, और करंट अपोज होते ही पावर क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा वाइब्रेशनल लॉस, जो ड्यू टू एडी करंट होता है। ठीक है।